नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 9 अगस्त 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो होगा ये। कल वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि कल पूरे दिन इंटरनेट बंद था, काम नहीं कर रहा था, इसलिए वीडियो बना के रखा हुआ रह गया और वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मैं एक ही वीडियो अपलोड कर पाया, मोबाइल डेटा से एक ही अपलोड हो पाया, उसके बाद दूसरा वीडियो मैं नहीं अपलोड कर पाया था। पूरे दिन मैं भी परेशान था कि आप लोगों को वीडियो नहीं मिला। खैर, आज मैं दोनों दिन का न्यूज़पेपर आपको करवा दूँगा। उससे पहले एक चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ। ये कमेंट्स हैं और ये सवाल था। ये सवाल मैंने पोस्ट किया था कम्युनिटी में, जिस पर पूछा था देश में सर्वोच्च शक्ति किसके पास है। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आए जिसको लेकर मुझे क्लियर करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता हो। इसका राइट आंसर था कि संविधान जो है वही सर्वोच्च है। बाकी आप देख ही सकते हैं कि अधिकांश बच्चों ने 24% ने राष्ट्रपति जी को माना है और संविधान को 67% ने माना। ये मुझे दिखाता है, आपको नहीं दिखाता होगा, लेकिन मेरे पास ये डेटा आता है। जब भी आप किसी चीज़ पर सही क्लिक करते हो, गलत कर, कुछ बच्चे तो पहले गलत क्लिक करते फिर आंसर देख के सही पर मार देते हैं, है ना। कमेंट्स देखिए, क्या है कि संविधान बनाना, उसमें कुछ भी फेरबदल करने का काम संसद ही करता है, इसलिए मेरे विचार देश की सर्वोच्च शक्ति संसद के पास ही है। इनका विचार नहीं पूछा गया था। सबसे पहली बात तो सवाल में आपका विचार कदापि नहीं पूछा जाता है कि आपका क्या मानना है, आपका क्या विचार है। अपने विचार के चक्कर में आप निगेटिव मार्किंग लगाएंगे। इसलिए अच्छा होता है कि पढ़िए पहले टॉपिक को, फिर अपने विचार दिया कि आपके विचार से संविधान, संसद, एग्जाम कुछ भी काम नहीं करता है। ओके, अगला है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली संसद सर्वोच्च होती है। अब ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संसद सर्वोच्च होती है। ये तो ब्रिटेन में होता है, भारत में थोड़ी ना होता है। ये यूनाइटेड किंगडम में होता है, भारत में नहीं होता है संसद सर्वोच्च। अभी मैं आपको एग्जाम्पल सही समझाऊंगा। अगला है आई टोटली डिसएग्री। आपको एग्री होने के लिए किसने बोला था? डिसएग्री हो सकते हैं आप, लेकिन सवाल का आंसर तो वही होगा, संविधान की ही सर्वोच्चता है ना। इसलिए मुझे ये समझाना था। देखिए, मैं इन लोगों को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर, अच्छा किया इन लोगों ने कमेंट किया है, कम से कम इनका क्लियर तो हो जाएगा ना आज की क्या है क्या नहीं। थोड़ी देर ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा। भारत में ये सवाल मैंने क्यों पूछा था? सबसे पहली बात तो ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि दिल्ली अध्यादेश विधेयक को लाया गया और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको पलट दिया गया। किसके द्वारा? संसद के द्वारा पलट दिया गया। ओके, देखिए, जब आज़ादी के बाद नेहरू जी की सरकार बनी थी तो नेहरू जी का कद कितना बड़ा होगा, इमेजिन कीजिए। उसके सामने सुप्रीम कोर्ट का कद जो था बहुत ही छोटा था। यानी कि नेहरू जी जो भी फैसला लेते होंगे वो सर्वमान्य हो जाता होगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट कभी भी सवाल नहीं उठाती होगी, क्योंकि उनकी नीयत पर कभी भी अविश्वास नहीं था किसी को भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, देश का कोई भी नेता हो, उनके नीयत पर कोई भी विश्वास ऐसा नहीं था कि अविश्वास था। ओके, बाद में इंदिरा गांधी सरकार बनती है। इंदिरा गांधी ने बहुत सारे संशोधन किए, बहुत सारे। इंदिरा गांधी की सरकार और सुप्रीम कोर्ट उस समय क्या रहा होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट उन पर नेहरू जी जैसा विश्वास करता होगा? नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया? न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्तियों का इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया। न्यायिक पूर्णावलोकन का मतलब क्या होता है कि संसद ने जो एक्ट बनाए, संसद ने जो कानून पास किए, संसद ने जो संशोधन किया संविधान में, उसका न्यायपालिका क्या करती है? समीक्षा करती है। डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। उसका न्यायपालिका समीक्षा करती है। समीक्षा करने के बाद उसको ये बताती है ये संविधान के अनुरूप सही है या गलत है। ये कौन बताती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बताती है। ठीक है, अब समीक्षा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। संसद के पास ये शक्ति होती है कि वो उस फैसले को पलट भी सकती है, लेकिन क्या चाहिए उसके लिए? 2/3 बहुमत चाहिए, तब जाकर उस फैसले को पलट सकती है। ये पूरा चक्र चलता है। उसके बाद से क्या हुआ? 1973 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? फैसला दिया। कौन सा फैसला दिया था? केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में फैसला दिया था कि आपको जो संविधान में संशोधन करना है कीजिए। संसद संविधान के हर हिस्से में संशोधन कर सकती है, उद्देश्य का, मूल अधिकार, डीपीएसपी, किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन अगर वो मूल ढांचा का उल्लंघन करेगा, मूल ढांचा कौन सा? संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करेगा तो उनका जो संशोधन होगा वो निष्क्रिय हो जाएगा। संशोधन को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर देगी, शून्य घोषित कर देगी सुप्रीम कोर्ट। ये मूल ढांचा का सिद्धांत कब आया? 1973 में आया। यानी कि फिर से क्या हो गया? फिर से किसका हो गया? तो सुप्रीम कोर्ट ऊपर आ गई संसद से। अब इसमें होगा क्या? कौन सर्वोच्च होता है? देखिए, संसद कोई कानून बनाती है, 2 मिनट बस सुनिएगा, उसके बाद हम आज के न्यूज सेक्शन पर चले जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकती है? समीक्षा कर सकती है, जिसको न्यायिक पूर्णावलोकन कहा जाता है, या हाई कोर्ट भी कर सकती है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और आर्टिकल 123 है या 24 है, 123 या 24 के तहत सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकती है। आर्टिकल 32 के तहत भी कर सकती है समीक्षा, जिसमें मूल अधिकार का जो रक्षा की बात की गई है वो दिया हुआ है अपने संविधान में। तो इन सब कानूनों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा करके कोई फैसला दिया,
संसद क्या कर सकती है, फिर उस फैसले को 2/3 बहुमत से पारित कर सकती है। अब संसद ने जो फिर से 2/3 बहुमत से पारित किया, सुप्रीम कोर्ट फिर से उसकी समीक्षा कर सकती है। यानी कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के फैसले का रिव्यू कर सकते हैं, पलट सकते हैं, दोनों के पास शक्ति है। अंततः जब संविधान पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि अपने देश में सर्वोच्चता किसकी है, संसद की सर्वोच्चता है या सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संसद के हर कानून का समीक्षा कर सकती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। पूछिए क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये शक्तियाँ कहाँ से मिलती है समीक्षा करने की, संविधान से मिलती है। संसद को ये शक्ति कहाँ से मिलती है कानून बनाने की, तो संविधान से मिलती है। कोई संसद को अपने घर से शक्तियाँ थोड़ी नहीं मिलती है। कोई संसद जो बनते हैं, आपके संसद जो चुन के गए हैं सांसद महोदय, वो अपने घर से शक्ति लेकर थोड़ी ही नहीं जाते हैं। उनको संविधान ये शक्ति देती है कि आप किसी भी कानून को बना सकते हैं, किसी भी संशोधन को पारित कर सकते हैं। तो अंततः शक्ति किससे मिल रही है, तो संविधान से मिल रही है। तो सर्वोच्च कौन हुआ, तो संविधान ही सर्वोच्च हुआ। इस तरह से इसको ध्यान में रखिएगा। आपने कमेंट किया इसलिए मैंने डिटेल बता दिया। ऐसे ही कमेंट किया कीजिए, जहाँ पर भी डाउट होता है, कोई इसमें बुरा मानने की चीज़ नहीं है, निस्संदेह कमेंट किया कीजिए। अब मैं उसको वीडियो में सुधार कर दिया करूँगा। अब उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया होगा कि देश में किसकी सर्वोच्चता है, तो संविधान की सर्वोच्चता है। अब दूसरी जगह पर आते हैं, एक और एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। भारत और यूएसए, ये देखिए हमेशा पॉलिटी को एग्जाम्पल सहित समझा जाता है। भारत और यूएसए में किसकी सर्वोच्चता है, तो संविधान की सर्वोच्चता मानी जाती है। ओके, लेकिन अगर आप जाएंगे ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम जाएंगे, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर संसद की सर्वोच्चता है। वहाँ पर संसद कुछ भी कर सकती है, कोई भी एक्ट पारित कर सकती है। वहाँ पर संसद सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन पहले तक बोला जाता था, ये कोटेशन बड़ा मशहूर है कि वहाँ ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी पृथ्वी का हर काम कर सकती है। ओके, यानी कि यूके की जो संसद है, वो अगर कोई संसद कानून बनाती है तो उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या वहाँ पर जो कोर्ट है उसके द्वारा नहीं की जाती है। वहाँ का कोई भी बॉडी संसद से सर्वोच्च नहीं हो सकता है। वहाँ पर किसकी सर्वोच्चता है, तो संसद की सर्वोच्चता है। लेकिन भारत में किसकी सर्वोच्चता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये जो मैंने आपको सवाल दिया है, ये यूपीएससी पीटी का सवाल है। आपको आसान लगा होगा, यूपीएससी पीटी का सवाल है। इसी में उन्होंने थोड़ा सा गंदा हिंदी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं। ये यूपीएससी पीटी का सवाल है। ओके, चलते हैं आज के, देखते हैं क्या है। दिल्ली सेवा विधेयक पर संसद की मुहर, इसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखते हैं क्या है भाई, दिल्ली का असली बॉस कौन है। मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, या केजरीवाल जी हैं, उपराज्यपाल महोदय हैं, कौन है दिल्ली का बॉस। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो नया चैनल है अपना, ये स्टडी फॉर ज्ञान करके है, 450 लोग करीब में जुड़ चुके हैं। कल मैंने तीसरा वीडियो डाला था। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट से बाहर निकलकर समीक्षा पर पहुंचना चाहते हैं, एनालिसिस को अपना बेहतर बनाना चाहते हैं, एनालिटिकल पावर को अच्छा करना चाहते हैं, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। बहुत ही डिटेल वीडियो होता है, 19 मिनट केवल और केवल मैं एक ही टॉपिक पर बात करता हूँ। और आपको अगर मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, वीडियो देखा कीजिए। इसके एक दिन बाद करके मैं अपलोड करता हूँ, क्योंकि आपका भी एग्जाम रहता है, तो एनालिसिस आपका अच्छे से डेवलप हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। देखिए क्या है, मुख्य रूप से खींचातानी किस चीज़ को लेकर हो रही है मैं बता देता हूँ। ग्रुप ए के जो अधिकारी होते हैं, यानी कि आईएएस सचिव, जो अलग अलग अधिकारी होते हैं दिल्ली में, उनके स्थानांतरण, पदोन्नति, उनका ट्रांसफ़र, इसी को लेकर पूरी की पूरी खींचातानी चल रही है। किसी को कोई मतलब नहीं है कि इससे दिल्ली की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे दिल्ली के निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शासन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों सरकार, राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी, केवल और केवल पावर को अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहते हैं। यही मुख्य रूप से विवाद ही है। राज्य सरकार चाहती है कि सब कुछ सर्वे सर्वा उसको बना दिया जाए। केंद्र सरकार चाहती है कि यूटी है ये, चूँकि यूनियन टेरिटरी है, इसलिए सर्वे सर्वा तो हम ही होंगे, आप नहीं होंगे। इसी की खींचातानी मुख्य रूप से चल रही है। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले केंद्र सरकार ने क्या किया था कि जो राजधानी में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार है वो अपने पास ले लिया था। उसको हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये अधिकार किसका है, ये अधिकार मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का अधिकार होगा। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का अधिकार सुझाव से ही कौन काम करेंगे, तो जो यहाँ उपराज्यपाल होते हैं वो यहाँ पर काम करेंगे। ये किसने दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसला को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी फैसले को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये सही फैसला है। दिल्ली के जो सर्वे सर्वा वो कौन होंगे? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होंगे, सीएम होंगे, जिनको जनता ने चुना है और इनके सलाह से कि इनको काम करना पड़ेगा, तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल होते हैं उनको काम करना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब भारत सरकार को ये चीज़ पसंद नहीं आया, तो जो भी मुद्दा रहा, भारत सरकार को ये चीज़ पसंद नहीं आया, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कोई चीज़। इसको क्या किया केंद्र सरकार ने? आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश लाई। अध्यादेश लाने की शक्ति आपको पता होगा, राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश ला सकते हैं, राज्य में राज्यपाल महोदय अध्यादेश ला सकते हैं। अध्यादेश की शक्ति संसद से पारित कानून की शक्ति के समान ही होता है। अध्यादेश तब लाया जाता है जब दोनों सदन में से कोई भी काम नहीं कर रहा हो या कोई एक सदन काम नहीं कर रहा हो, तब अध्यादेश लाया जा सकता है। अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश लाकर क्या बना दिया गया? दिल्ली का जो भी शक्ति होगा, जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार होगा, वो सब किसके पास में होगा? तो केंद्र सरकार के पास में होगा। मूल रूप से एक बॉडी बना देगी 3 लोगों की, जिसमें दिल्ली के सीएम होंगे, बाकी 2 और लोग होंगे, और वो फैसला लेंगे किस चीज़ का? दिल्ली में सारे जितने भी फैसले होंगे वो वही डिसाइड करेंगे। और सर्वे सर्वा कौन होंगे? तो राज्यपाल, जो उपराज्यपाल महोदय हैं वही होंगे दिल्ली के सर्वे सर्वा। एक शॉर्ट फॉर्मेट में मैंने आपको समझाया है, यही चीज़ हुआ है। अब इसमें सवाल कौन कौन से बनते हैं? सवालों को हो सकता है तो टॉपिक को नोट डाउन कीजिएगा। पहला, संघवाद का सवाल बन सकता है, फेडरलिज्म, इससे क्या प्रभावित होगा, क्या नहीं प्रभावित होगा। दूसरा क्या होगा कि भाई जो उपराज्यपाल की शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछ सकता है, उपराज्यपाल और राज्यपाल की शक्तियाँ। तीसरा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि अध्यादेश क्या होता है, ये बताइए। अध्यादेश से जुड़े हुए आर्टिकल वगैरह को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, और इससे पीछे कौन कौन सा अध्यादेश लाए गए हैं उसको भी पढ़ लीजिएगा। क्या अध्यादेश का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो समीक्षा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, हर एक्ट का करती है, उसी प्रकार से अध्यादेश का भी समीक्षा कर सकती है। अध्यादेश को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूनियन टेरिटरी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो एग्जाम में जाने से पहले पीटी के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर इनसे जुड़े हुए चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है। देखिए, मई 2023 में राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली में सेवाओं के प्रशासन के लिए व्यापक योजना प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 को प्रख्यापित किया गया। राष्ट्रपति महोदया के द्वारा ये चीज़ लाया गया। यह अध्यादेश तब लाया गया जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली में पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि मामलों को छोड़कर, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला कि केंद्र सरकार के पास में कौन कौन से मामले हैं। दिल्ली पुलिस किसके तहत आती है? तो गृह मंत्रालय। लोक व्यवस्था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी, और भूमि मामले, भूमि से संबंधित जो भी चीज़ होती है वो किसके पास आता है? दिल्ली में, तो भारत सरकार के हाथों में है। उसको छोड़कर बाकी सारा कुछ किसके हाथ में होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि चीफ मिनिस्टर के हाथों में होगा, मंत्रिपरिषद के हाथों में होगा। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर के सहयोग से काम करेंगे। नियंत्रण निर्वाचित सरकार को सौंपने का निर्णय किया। यह अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ग्रुप ए अधिकारियों का स्थानांतरण, मूल रूप से विवाद इसी को लेकर हो रहा है, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने का ध्येय रखता है। सिविल सेवा प्राधिकरण भी स्थापित किया गया, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण को स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा पोस्टिंग और जो ट्रांसफ़र है सारा खेल उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। अध्यादेश जारी होने से दिल्ली के उपराज्यपाल को सेवाओं पर नियंत्रण का अधिकार मिल गया। किसको अधिकार मिल गया है? उपराज्यपाल को। अब दिल्ली में समस्या तब क्रिएट होगा, देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिसाइज वाला इंसान नहीं हूँ, मेरा कोई विचारधारा नहीं है, दोनों मेरे लिए एक जैसे हैं, दोनों से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अब समझने की कोशिश कीजिएगा। इससे दिक्कत क्या होगी? मान लीजिए चीफ मिनिस्टर ने किसी अधिकारी को कोई आदेश दिया, वो आदेश को वो नहीं मानता है, तो चीफ मिनिस्टर कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, उसको हटाने संबंधी सारे अधिकार किसके पास होंगे? तो केंद्र सरकार के पास होंगे, यानी कि डायरेक्टली सरकार किसके पास में हो जाएगा? चीफ मिनिस्टर, मंत्री सारे मुखौटे होते हैं। ये दरअसल में कुछ नहीं समझ पता होता है इनको शासन प्रशासन के बारे में। बहुत कम ऐसे मंत्री अनुभवी हो जाते हैं जब उनको पता होता है, बाकी मूल काम सारे आईएएस वगैरह ही करते हैं, उन्हीं का काम होता है। उनके बिना बताए, उनके बिना सलाह के तो एक साइन तक नहीं करते हैं। हाँ, कुछ जब एक्सपीरियंस हो जाता है इनको शासन चलाने का, तब इनकी समझ डेवलप हो जाती है। तो यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार, सत्ता किसके हाथों में आ गई? तो केंद्र सरकार के हाथों में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अधिकारियों पर ही कब्जा कर लिया जब आपने, तो आप सरकार पर अब तो कुछ रहा ही नहीं उसके अलावा। अधिकारी ही तो मूल रूप से सरकार चलाते हैं, काम तो वही करते हैं। भाषण कौन करते हैं? तो मंत्री महोदय करते हैं। आदेश कौन देते हैं? मंत्री महोदय देते हैं। ओके, यह घटनाक्रम निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच शक्ति के नाजुक संतुलन के संबंध में महत्वपूर्ण संवैधानिक आशंकाएं उत्पन्न करता है। इससे पहले शक्ति के संतुलन का जो सिद्धांत था उपराज्यपाल और सीएम के बीच में, वो अब विखंडित हो गया है, बिल्कुल ही 100% विखंडित हो गया है। अब सारी शक्तियां किसके हाथों में सीमित हो गई है? तो विजय सक्सेना जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। पहली बात, उपराज्यपाल क्यों कहा जाता है?
क्योंकि यूटी के जो असली प्रशासक होते हैं, यूनियन टेरिटरी के कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। वो डायरेक्ट शासन नहीं करके क्या करते हैं, वो वहाँ पर अपने एक प्रतिनिधि को नियुक्त करते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, उपराज्यपाल कहा जाता है। जैसे बिहार के राज्यपाल को तो उपराज्यपाल नहीं कहा जाता, वो तो राज्यपाल है ना, क्योंकि वहाँ पर राज्यपाल का ही मुख्य रूप से होता है। लेकिन दिल्ली में क्या होता है, उपराज्यपाल महोदय होते हैं, जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं। ओके, अगला क्या है कि सरकार और उपराज्यपाल के बीच में संतु की जो ये लाइन पढ़ी दिया मैंने, अध्यादेश से जुड़े मुद्दे क्या हैं, जवाबदेही की तिरही श्रृंखला हो जाएगी। 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने जवाबदेही की तिरही श्रृंखला, ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी की अवधारणा प्रतिपादित कर इसे स्पष्ट रूप से चिन्हित किया था। जवाबदेही की तिरही श्रृंखला प्रातिनिधिक लोकतंत्र का अभिन्न अंग और निम्नानुसार आगे बढ़ेगी। कैसे? लोक सेवक मंत्रिमंडल के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोक सेवक किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? कोई जो ऑफिसर बनता है वो किसके प्रति जवाबदेह होता है? मंत्रिमंडल के प्रति, उसको मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है। ओके, मंत्रिमंडल विधायिका या विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है। मंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो विधायिका या संसद या फिर विधान परिषद, किसी के प्रति जवाबदेह होते हैं। विधानसभा आवधिक रूप से मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होता है। और विधानसभा संपूर्ण रूप से किसके प्रति होता है? तो दिल्ली की जनता के प्रति होगा, मतदाताओं के प्रति, बिहार की जनता के प्रति जवाबदेह होता है। ओके, ये तिहरी श्रृंखला होती है अकाउंटेबिलिटी की। हर कोई आपसे सवाल पूछ सकते हैं, जैसे जनता अपने विधायक से सवाल पूछता है, कई बार सवाल जवाब नहीं देने पर मार के भी भगा देता है विधायक को, है ना। तो ये क्या हो गया, जनता के प्रति जवाबदेही बनती। वहाँ पर विधायक जी कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बेचारे भागते हैं ये गाड़ी में और उनके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। विधायिका में क्या होता है, अगर जवाब नहीं दे पाए तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, जैसे अभी केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया है। और लोक सेवक अगर मंत्रिमंडल को जवाबदेह नहीं देंगे तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाएगी। ये भी एक अकाउंटेबिलिटी ही तय करता है। कोई भी कार्रवाई जो इसे जवाबदेही की तिरही श्रृंखला को भंग करती है, मौलिक रूप से प्रतिनिधि सरकार के मूल संवैधानिक सिद्धांत को कमजोर करती है, जो हमारे लोकतंत्र का आधार है। शक्ति संघर्ष, इस अध्यादेश के कारण निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक शक्ति संघर्ष की स्थिति बन जाएगी। निर्वाचित सरकार बोलेगी हमें जनता को जवाब देना, हमें ये काम करना ही करना है। उपराज्यपाल महोदय बोलेंगे हमें किसी जनता को जवाब नहीं देना है, लेकिन हमें ये काम नहीं करना है, तो हम अपने तरीके से काम करेंगे। तो सीएम महोदय क्या बोलेंगे, तब हम सीएम किस काम के, जब हम सीएम रह के कुछ कर ही नहीं सकते। तो इनको बोलेंगे हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कीजिए। क्या होगा, ये विवाद उत्पन्न करेगा, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा। आपको आने वाले समय बयानबाजी खूब दिखेगी। केजरीवाल जी अपना सारा किसके ऊपर थोपेंगे, केंद्र सरकार के ऊपर। केंद्र सरकार किसके ऊपर थोपेगी, केजरीवाल जी के ऊपर थोपेगी। ये शुरू हो जाएगा। ओके, उपराज्यपाल का तर्क है कि दिल्ली में उपयुक्त शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश आवश्यक था। इससे पहले तो जैसे दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा अराजक का माहौल था, बिल्कुल दिल्ली तबाह बर्बाद हो गई थी, ऐसा केंद्र सरकार का तर्क है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ओके, अध्यादेश के प्रावधानों से संबंधित मुद्दे कौन कौन से? अध्यादेश दिल्ली में प्रमुख नौकरशाही पदों पर नियुक्ति करने की शक्ति उपराज्यपाल को सौंपती है। मैं कोई कथा नहीं पढ़ रहा हूँ, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली शासन अध्यादेश 2023 क्या है, समझाइए इसको। अध्यादेश की शक्तियाँ क्या होती हैं, किस प्रकार से हमारे फेडरलिज्म को प्रभावित करता है, किस प्रकार से हमारे लोकतंत्र को प्रभावित करता है। फेडरलिज्म को क्या करता है, कमज़ोर करता है, जिसमें यूटी की शक्तियों को कम कर दिया गया है। ये फेडरलिज्म को क्या करता है, संघवाद की अवधारणाओं को क्या करता है, कमज़ोर करता है। ये लाइन को ध्यान में रखिएगा और ये लिख कर आइएगा एग्जाम में। ओके, यह उपराज्यपाल को अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन की शक्ति भी देता है, जो पहले निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी थी। अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच किसी भी तरह के मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का मत अधिभावी होगा। विभेद हुआ तो भी उपराज्यपाल का मत। शक्ति किसके पास, उपराज्यपाल के पास। सब कुछ किसके पास, तो उपराज्यपाल के पास। संवैधानिक मुद्दा क्या है, निर्वाचित सरकार का दावा है, केजरीवाल सरकार का दावा है कि अध्यादेश संविधान को उल्लंघन करता है, जहां अधिकारियों को नियुक्ति और स्थानांतरण की शक्ति उन्हें सौंपी गई है। ओके, उपराज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि, संघवाद के सिद्धांत जो संविधान में निहित है का उल्लंघन करता है। मैंने पहले ही ये लाइन आपको बता दिया था, कि ये जो ये सिद्धांत है उपराज्यपाल की शक्तियों की वृद्धि का सिद्धांत। सोचिए बिहार के जो राज्यपाल हैं उनकी सारी शक्तियों को बढ़ा दिया जाए। आज एक राज्य के साथ हुआ है, आज यूटी के साथ हुआ है, तो कल स्टेट के साथ भी हो सकता है। ओके, तो ये किसका उल्लंघन है, तो ये फेडरलिज्म का उल्लंघन है। संघवाद की जो भावना होती है, संघवाद का मतलब क्या होता है, संघवाद का मतलब होता है शक्तियों का समान रूप से बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण होता है, जिसमें सब अपना अपना शक्तियों का काम करते हैं, कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता है। सामान्य अर्थों में संघवाद की भावना यही होती है।
और कोशिश करती है केंद्र सरकार के राज्यों को और भी ज़्यादा शक्तियाँ दी जाएँ, उनसे सलाह मशवरा करके देश चलाया जाए। इसको संघवाद कहा जाता है। एकात्मक व्यवस्था किसको कहते हैं? जिसमें मोदी जी बोले कि हम ही हम हैं, बाकी कोई भी देश में नहीं रहेगा, सारा काम हम ही अकेले करेंगे, ये क्या कहलाएगा? एकात्मक सरकार कहलाएगा। ओके, शासन संबंधी मुद्दा क्या है? इस अध्यादेश ने दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत सिविल सेवा अधिकारियों के बीच भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न कर दी है। इस अध्यादेश ने दिल्ली में सार्वजनिक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं की आपूर्ति को भी प्रभावित किया है। अध्यादेश का संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? इससे संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है, सकता नहीं, हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी में नागरिक सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में संघर्ष की स्थिति बन गई है, सकती नहीं, बन गई है। यह दिल्ली सरकार के स्वायत्तता और लोकतांत्रिकता को, इसे निर्वाचित करने वाले लोगों की इच्छा की अवहेलना कर सकती है। जैसे क्या होगा, इससे जो दिल्ली की सरकार, जो दिल्ली की जनता ने चुना है, वो सरकार अब कुछ भी करने लायक नहीं रह जाएगी। एक डेंगू मारने वाला जो दवाई होता है उसके छिड़कने के लिए भी उपराज्यपाल से उसको पूछना पड़ेगा कि महाराज छिड़क लें। तो इस तरह की स्थिति बना दी गई है किसकी? तो दिल्ली सरकार की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे दिल्ली के प्रभावी प्रशासन और शासन व्यवहार उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि सिविल सेवा अधिकारियों को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के बीच अनिश्चितता का भ्रम का सामना करना पड़ सकता है। अगला क्या है? 239A का उल्लंघन का प्रतीत होता है, इसलिए विधिक चुनौती और न्यायिक समीक्षा को आमंत्रित कर सकता है। न्यायिक समीक्षा किया सुप्रीम कोर्ट ने इसका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अध्यादेश लाकर पलट दिया गया है। ओके, अध्यादेश के संबंध में विभिन्न तर्क क्या है? दिल्ली सेवा अध्यादेश के पक्ष में तर्क, हितों का संतुलन। देखिए, आपको पक्ष में भी तर्क कुछ पता होने चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से प्रतिबिंबित पूरे देश के लोकतांत्रिक इच्छा के साथ दिल्ली के लोगों के स्थानीय हितों और राष्ट्रीय हितों को संतुलित करने के लिए अध्यादेश आवश्यक है। अध्यादेश यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के प्रशासन में केंद्र की एक भूमिका हो, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण में प्रतिनिधित्व देने के रूप में निर्वाचित दिल्ली सरकार की भूमिका का भी सम्मान करते हैं, जहां सेवा संबंधी मामलों बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। बाकी चीज़ आपको मैंने पढ़ा दिया है, बता दिया है कि यह अध्यादेश क्या है, किस प्रकार से संविधान को प्रभावित करता है। 3-4 टॉपिक भी बता दिए हैं। कौन कौन से टॉपिक? मेंस के लिए संघवाद को याद कर लीजिएगा अच्छे से। संघवाद से जुड़ी हुई चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। पिछले साल ही पूछा गया तो इस बार ही पूछा जा सकता है। न्यायिक समीक्षा क्या होता है? किसकी सर्वोच्चता है इस देश में? संविधान की सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सर्वोच्चता है, राष्ट्रपति की सर्वोच्चता है। अध्यादेश को एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा, और इतने अच्छे से कोई भी नहीं समझाता आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका भला हो जाएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो मेरा भी भला हो जाएगा। ओके, अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। उससे पहले अध्यादेश के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, ये भी काम मैं आपका कर देता हूं। देखिए क्या होता है। अनुच्छेद 123, संविधान के तहत कानून बनाने की शक्ति विधायिका के पास है, परंतु ऐसे मामलों में जब संसद सत्र न चल रहा हो, तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश एक कानून है और विधायी परिवर्तन ला सकता है। लेकिन आगे का कहानी क्या है? प्रावधान विधानमंडल के अधिनियमों के समतुल्य है। संसदीय अनुसमर्थन के बाद 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है। वैधता अवधि अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह। राज्य स्तरीय अध्यादेश अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। समय संबंधी विवादों का समाधान बाद के सत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। अध्यादेश के बारे में बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है आज का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल क्या है? ग्रामीण भारत, प्रगति और समस्याएं। ग्रामीण भारत, आप में से मैक्सिमम लोग गाँव से बिलोंग करते होंगे, मैं भी गाँव से ही बिलोंग करता हूँ। और आज एक और मैं चीज़ बता दूंगा कि भाई 49 स्टेशन है कि 9 स्टेशन है। कुछ बच्चे मुझे इसको लेकर कमेंट करते हैं, कमेंट बहुत ही विचित्र तरीके से करते हैं। जैसे उनको लगता है जो आदमी पढ़ा रहा है वो ऐਵੇਂ ही कोई है जो आ गया है पढ़ाने के लिए। इस तरह नहीं है। आप जहाँ तक अभी पहुँचे नहीं हैं वहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, इसलिए थोड़ा तो कमेंट करते समय ध्यान रखा कीजिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बोल रहे हैं फैक्ट थोड़ा देख कर पढ़ाया करो, तो इस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ। फैक्ट देख करके ही हो जाता है फैक्ट में ऊपर नीचे, ठीक है। आज मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। 49 हैं या 9 स्टेशन है आपके लिए, वो ज़रूरी है तो वो आप क्लियर करके रखिएगा। पीटी में क्या पता पूछ ले। मेरे लिए मेंस एनालिसिस ज़रूरी होता है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर देता हूँ। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब आज का टॉपिक क्या है? पहला देखिए, क्या लिखना सीखना है? इंट्रो लिखना सीखिए। इंट्रो कैसे लिखा जाता है वो थोड़ा सा सीखिए यहाँ से। भारत विरोधाभास का देश है, जहाँ तीव्र आर्थिक विकास के साथ सतत गरीबी और सामाजिक समस्याओं का सह अस्तित्व पाया जाता है। ठीक है ना? क्या बोला इन्होंने? तीव्र गरीबी और सामाजिक समस्याओं का आर्थिक विकास के साथ, तीव्र आर्थिक, पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से हम लोग डेवलप कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे इकॉनमी में। लेकिन विरोधाभास इसी को कहा जाता है कि एक तरफ जहां हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सतत गरीबी है अपने देश में, और सामाजिक असमानता भी बहुत ही ज़्यादा है अपने देश में अभी भी।
₹20 का पानी का बोतल जो आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, किसी के लिए लग्जरी आइटम वो हो सकता है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये अपने ही देश की स्थिति है और दुनिया का हर देश एक बार न एक बार ऐसी स्थिति से गुजरता है। आप 19वीं शताब्दी में जाकर न्यूयॉर्क शहर के बारे में ज़रा पढ़िएगा। न्यूयॉर्क जो आज दुनिया का हब कहलाता है इकोनॉमिक रूप से, उसके बारे में ज़रा जाकर पढ़िएगा। वहाँ की असमानता जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ किस प्रकार की असमानता थी। आधे लोग बिल्डिंग में, जो अमीर थे वो ऊंची बिल्डिंगों में रहते थे और जो गरीब था उनके पास रहने के लिए एक घर का मकान तक नहीं था। तो ये स्थिति थी। हर देश इस दौर से गुजरता है, हम भी इसी दौर से गुजर रहे हैं। इसको अगर हम सही से पार कर गए तो हम दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी वाली देश भी बन सकते हैं। देखिए क्या है, ग्रामीण क्षेत्र जहाँ देश के लगभग 2/3 आबादी निवास करती है, 2/3 आबादी जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के मामले में महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहे हैं। जैसे जैसे भारत का ग्रामीण प्रदेश एक परिवर्तनकारी यात्रा से गुजर रहा है, इंट्रो लिखना सीखिए थोड़ा सा यहाँ से। जहाँ बहुआयामी गरीबी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इसी पर हमें ध्यान रखना है, में आशाजनक गिरावट आ रही है। परिवर्तनों की एक जटिल तस्वीर भी सामने उभर रही है। नीति आयोग द्वारा जारी, किसने जारी किया भाई? तो नीति आयोग ने जारी की, इसलिए थोड़ा सा सीरियसली हो जाइए। अद्यतन राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति के उत्साहजनक आख्यान को उजागर करता है, जहां वर्ष 15, 16, 19, 20 के बीच गरीबी दरों में पर्याप्त कमी नजर आई है। ओके, नीति आयोग का राष्ट्रीय एमपीआई क्या है? परिचय। राष्ट्रीय एमपीआई गरीबी के एक माप है जो 3 समान रूपों से महत्वपूर्ण आयाम, कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मामले में किसी देश की प्रगति को दर्शाता है। नीति आयोग इसको मापती है। यह 10 संकेत को विचार करता है, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें 10 संकेतक में? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है, ये डिटेल रिपोर्ट होता है कि पॉवर्टी कितनी % है, कितने % नहीं है। अब 10 संकेतक कौन कौन से हैं? संकेतक से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं पीटी में। यूपीएससी वालों ने पूछा था, वर्ल्ड बैंक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकालती थी उसके संकेतक के बारे में सवाल पूछ लिए थे यूपीएससी वालों ने, तो आपसे ये पूछ सकता है। देखिए कौन कौन सा? पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, रसोई ईंधन, स्वच्छता, ये मूल्य हैं जो शामिल हैं। ओके, राष्ट्रीय एमपीआई के घटक। राष्ट्रीय एमपीआई के 2 घटकों में विभाजित किया जाता है। एमपीआई राष्ट्रीय, वो भी पूछ सकता है आपसे। ओके, गरीबी की स्थिति, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीब लोगों का प्रतिशत, और गरीबी की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबों का औसत अभाव स्कोर, एवरेज डिप्रिविटेशन स्कोर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, राष्ट्रीय एमपीआई के निष्कर्ष क्या हैं? नीति आयोग की प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार भारत ने 15-16 से 19-20 में करीब 5 वर्षों के दौरान, 19 से 21 के दौरान बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, ये नीति आयोग ने बताया है। ध्यान रहे कि इस बीच में हमने कोरोना जैसे संकट को भी देखा है। 19 से 21 के बीच में ही कोरोना था, 2020 में ही कोरोना आया था। इस अवधि में गरीबी की स्थिति 24.85% से घटकर 14.96% हो गई है, जबकि गरीबी की औसत तीव्रता 47.14% से घटकर 44.39% हो गई है। गरीबी की स्थिति जो है वो कितना हो गया है? 14%, और इंटेंसिटी कितना हो गया है? तो 44% के करीब में इंटेंसिटी आ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, जहां पर 32.59% से घटकर 19.28% के करीब में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रह गई है। ओके, ये आंकड़ा भी ध्यान में रखिएगा। ग्रामीण गरीबियों में सुधार का श्रेय केंद्र और राज्य सरकार के साथ अन्य हितधारकों द्वारा दी गई विभिन्न लक्षित विकल्पों को पहल को दिया गया है। इन्होंने बोला कि क्यों सुधार हुआ, क्या केंद्र सरकार नहीं किया है? नहीं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य एनजीओ वगैरह काम करते हैं, वर्ल्ड बैंक काम करता है, कोई और भी काम करता है, इन चीज़ों को भी दिया गया है कि आपके भी काम के कारण यहाँ पर गरीबी कम हुई है। ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार के संकेत, उन्नत आवास और अवसंरचना, पक्के या अधपक्के घरों तक पहुँच में वृद्धि, बेहतर संरचनात्मक पहुँच बेहतर जीवन स्थिति का प्रतीक है। टिकाऊ आवास, प्राकृतिक घटक के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, जिससे ग्रामीण निवासियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पहली बात तो आवास उनको मिला है। दूसरा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं उनको। बहुत सारे मिशन हम चला रहे हैं, स्वच्छ ग्रामीण मिशन भी चला रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ODF प्लस की योजनाएं चला रही, इससे स्वच्छता में वृद्धि हुई है। विद्युत तक भी विस्तारित पहुंच मिली है। उजाला और उज्ज्वला जैसी योजनाएं जो हैं, उज्ज्वला तो गैस कनेक्शन हो गया, लेकिन उजाला योजना किससे है? तो मुफ्त में LED बांटने से संबंधित है उजाला योजना, और सभी तक घर घर में बिजली हमने पहुँचाने का काम भी किया है।
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना को ध्यान में रखिएगा। देखिए हर पैरामीटर में, जैसे आप घर के लिए लिखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जल के लिए लिखेंगे तो हर घर जल योजना, उसके बाद से रसोई के लिए लिखेंगे तो उज्ज्वला योजना, बिजली के लिए लिखेंगे तो सौभाग्य योजना। ये आपको पॉइंट वाइज में बनाकर लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, अगर अधिक अंक लेने हैं तो। और पूछा जाएगा इस टॉपिक से सवाल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दिनों बाद इस तरह के रिपोर्ट आते हैं। ओके, स्वच्छ रसोई ईंधन को अपनाना, इसके लिए आप किसको दे सकते हैं कि भाई उज्ज्वला योजना ने बहुत अच्छा काम किया है, इस कारण से इसके रसोई सबको मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के देखिए यहाँ पर डेटा भी दिया हुआ, 50 मिलियन महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिया गया और 2.0 के तहत 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन बांटे गए। ओके, शैक्षणिक व सामाजिक सशक्तिकरण भी हुआ है, इसके तहत बहुत सारे गांवों को संसद आदर्श ग्राम योजना, ये फेल्योर योजना, इसका नाम मत लिखिएगा, वैसे फॉर्मेलिटी के लिए लिख भी सकते हैं। संसद आदर्श ग्राम योजना से घटिया योजना कोई आई ही नहीं। कोई भी संसद प्रधानमंत्री को छोड़कर उनकी ही पार्टी के सांसदों ने ग्राम को गोद नहीं लिया, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए था। तो शैक्षणिक और सामाजिक सशक्तिकरण भी हुआ है, बहुत सारे बच्चों को शिक्षा भी मिला है। महिलाओं के लैंगिक समानता को व्यवस्थापित करने की सरकार कोशिश कर रही है। कनेक्टिविटी और सूचना संपर्क को भी बढ़ाने की कोशिश की गई है। आय स्रोतों का विविधीकरण किया गया है, कृषि के अलावा अन्य आय स्रोतों से भी आप कमा सकते हो, जिसमें डीबीटी को भी शामिल किया गया है, या छोटे छोटे रोजगारों को भी वृद्धि के लिए सहायता दी जा रही है। मुद्रा योजना की आप बात कर सकते हैं, एमएसएमई की जो सहायता दी जाती है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, ये आप डिटेल बात सकते हैं। उदाहरण के लिए मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इन दो को दे सकते हैं। मनरेगा और आजीविका मिशन के तहत लोगों की आय को भी बढ़ाने की कोशिश की गई है। अन्य सामाजिक पहल कौन कौन सा है, तो पीडीएस प्रणाली, मिशन अंत्योदय दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। इनके द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति बनी है, ऐसा भारत सरकार कह रही है और हमें मानना चाहिए। ओके, ग्रामीण भारत के विकास से संबंध प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। अब चुनौती कौन कौन सी हैं, गरीबी और असमानता एक बड़ी चुनौती है, कृषि संकट अभी भी बड़ी चुनौती है अभी भी ग्रामीण भारत में, बेरोजगारी और अल्प रोजगार बहुत बड़ी समस्या है, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। गांव में कोई चीज़ खरीदने के लिए कोई रहेगा तब तो कोई दुकान खोलने वाला आदमी भी कमाई करेगा, गांव में कोई खरीदने के लिए है ही नहीं तो कमाई कहाँ से होगा। तो एक पलायन भी समस्या जोड़ सकते हैं, बेरोजगारी, पलायन। अवसंरचना अंतराल भी अभी भी, अवसंरचना अंतराल का मतलब होता है कि अभी भी अवसंरचना की पहुँच बहुत कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। नेट कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली पहुँच तो गई है लेकिन बिजली रहती नहीं है, गैस पहुँच तो गया है लेकिन सिलेंडर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, ये कुछ समस्याएँ हैं। ओके, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि, जैसे ग्रीष्म गर्मी जो होता है, प्रचंड गर्मी, प्रचंड वर्षा, भूस्खलन, बाढ़, ये सब स्थिति भी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये एडिटोरियल आया था, द हिंदू का एडिटोरियल था, इसलिए डिस्कस करना जरूरी था इसको। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक पीटी फैक्ट है। देखिए यहाँ पर कौरिक गाँव के बारे में बताया गया है। 48 सालों बाद फिर से जीवंत होगा चीन सीमा पर बसा कौरिक गाँव। क्या है ये, चीन सीमा के साथ सटा हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिले का कौरिक गांव 48 वर्षों बाद एक बार फिर से जीवंत होगा। तो कौरिक गांव जो हाल ही में चर्चा में था, किस राज्य से बिलोंग करता है, तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से बिलोंग करता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है देखने के लिए। केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये मैंने आपको बताया था, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, अरुणाचल प्रदेश से शुरुआत किया गया था। चीन सीमा पर जो बसे गाँव हैं उनसे पलायन को रोकना, गाँव में सभी सुविधाओं को उपलब्ध करवाना, क्योंकि बॉर्डर सुरक्षा में पहली पंक्ति में कौन होते हैं, तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो पहली पंक्ति के लोग होते हैं जो बॉर्डर को सुरक्षित बनाते हैं। अगर वो अपने गांव में रहेंगे तो हमें सूचना से लेकर संचार हर चीज़ में हमें फ़ायदा पहुंचता है। हमारे गांव खाली नहीं होंगे तो गांव खाली होने पर चीन दरअसल उस गांव को हथिया लेता है, तो ये भी समस्या हमें देखने को मिलती है। तो कौरिक गांव कहाँ पर है, तो लाहौल स्पीति में है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपसे पूछा 1975 भूस्खलन से मिट गया था लाहौल स्पीति के कौरिक गांव का नामो निशान। 75 में भूस्खलन हुआ था जिसके कारण इसका गांव का ही नामो निशान मिट गया था। 19 अन्य गाँव को भी केंद्र सरकार ने चिन्हित किया है। कौरिक गाँव का अब फिर से बसाया जाएगा। ये कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। वाइब्रेंट विलेज में आपको बता चुका हूँ, गाँव को आत्मनिर्भर बनाने की एक योजना है। दरअसल कहाँ पर, तो ये है आपका उत्तरी सीमा, यानी कि चीन की सीमा से लगते जो गाँव हैं उनके लिए है। और जो बॉर्डर जो गांव है, विलेज जो बॉर्डर विलेज जो हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए भी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े हुए जो गांव हैं उनके लिए चलाया जा रहा है। इसको ध्यान में रखिएगा, कौरिक गांव को ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें बोला गया है कि बिहार के में जो जातिगत जनगणना चल रही है ये चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बिहार सरकार की जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को बरकरार रखने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका 14 अगस्त को सुनवाई करेगी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने गैर सरकारी संस्था एक सोच एक प्रयास द्वारा दायर याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी है। सोमवार को जस्टिस संजय खन्ना और MVS भट्टी को
खंडपीठ याचिका पर सुनवाई करने वाली थी, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता सीएम बैद्यनाथ ने हाईकोर्ट में उसी निर्णय की चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पेश कर दी। तो मतलब अभी भी रोक नहीं लगाया गया है जातिगत जनगणना पर। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जातिगत जनगणना पर रोक नहीं लगाया। 14 अगस्त को फैसला होगा इस पर, और उस दिन डिसाइड हो जाएगा कि इस पर अस्थायी रोक लगाना है या ये चलती ही रहेगी। इसको चैलेंज किस लिए किया गया है? इसमें चैलेंज किया गया कि जनगणना जो है वो किसका विषय है? तो जनगणना जो है ये केंद्र सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची में 3 सूची बांटा गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची का केंद्र सरकार का काम है जनगणना करवाना, ना कि राज्य सरकार का। तो जातिगत जनगणना दरअसल में जनगणना का ही अलग रूप है, ये कह के चैलेंज किया गया है इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो इस पर 14 अगस्त को फैसला आएगा, उसके बाद मैं आपको डिटेल बता दूंगा इसको। अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, आज का ही था, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो रहा है सदन में, मैंने इसको बता दिया है। एक पीटी फैक्ट और है आपका, उसके बाद बिहार स्पेशल में मैं चलूँगा। देखिए क्या है, पिछले साल एलजी ने रखी थी पार्क की आधारशिला बनकर तैयार हो गया। कौन सा पार्क बना है? तो शहीद पार्क का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। शहीद पार्क, शहीदी पार्क, शहीदी पार्क, ओके। शहीदी पार्क का कहाँ पर बनाया गया? तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बनाया गया। शहीदी पार्क कहाँ पर बनाया गया है? तो दिल्ली में बनाया गया है। 15 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और इसको ध्यान में रखिएगा, ये वेस्ट टू वंडर का उदाहरण है। वेस्ट टू वंडर का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे स्क्रैप, कचरे, टीन, लोहा, इनको इकट्ठा करके जो चीज़ें ख़राब हो रही थी, जिनको फेंक दिया गया था, जिनको वेस्ट समझ लिया गया था, कचरा समझ लिया गया था, उनसे क्या करते हैं, उनसे किसी अच्छी चीज़ का निर्माण कर दिया जाता है जो देखने लायक होता है, सुंदर होता है। तो उसको क्या कहते हैं? वेस्ट टू वंडर का उदाहरण होता है वो। और इसमें क्या होगा, यहाँ का लोग उन वीरों को याद करेंगे जिनकी इस यादें स्मृतियों से लोप होगी। आने वाले वक्त में ऐसे और पार्क विकसित करने की योजना है। दिल्ली में आईटीओ के पास ये शहीदी पार्क को बनाया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये फैक्ट पीटी में पूछा जा सकता है आपके, ओके। अगला पीटी फैक्ट है, जैसे एक बार पूछा गया था कि ये बताइए कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया था 2019 में, तो उसके खिलाफ किस विधानसभा ने पहली बार प्रस्ताव पारित किया? तो केरल विधानसभा ने CAA के खिलाफ पहली बार प्रस्ताव पारित किया गया था। तो UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अभी लाया भी नहीं गया है, लेकिन इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि इसके द्वारा, तो केरल के जो विधानसभा है उसने इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो UCC के खिलाफ पहली बार प्रस्ताव पारित करने वाला विधानसभा कौन बन गया है? तो केरल विधानसभा बन गया। इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, CAA के मामले में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मामले में, केंद्र सरकार अगर चाहती तो केरल में राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकती थी। पूछिए क्यों? क्योंकि CAA जो है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और उसका उल्लंघन किसने किया? तो केरल विधानसभा ने उल्लंघन किया कि CAA को हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे, या इसके खिलाफ हम प्रस्ताव पारित करते हैं। तो वहाँ पर केंद्र सरकार अगर चाहती तो बोलती कि यहाँ पर संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, और निरस्त कर देती और राष्ट्रपति शासन लगा सकती थी। लेकिन UCC जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये सिविल कोड की बात कर रहा है। यहाँ पर इस तरह की कुछ भी चीज़ नहीं होंगी। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र की भाजपा सरकार देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं करने का आग्रह किया गया है। इससे पहले गत फरवरी में मिजोरम विधानसभा ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के किसी भी कदम का विरोध कर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। मेरे से भी मिस्टेक हुआ। मिजोरम पहला राज्य है और दूसरा राज्य कौन सा है? केरल है। केरल दूसरा राज्य, पहला मिजोरम है। केरल दूसरा है, पहला मिजोरम है। मेरे से भी मिस्टेक हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको। मिजोरम पहला राज्य जिसने UCC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, और जो आपका केरल है वो दूसरा राज्य है जिसने UCC के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये PT में आपसे पूछा जा सकता है। और जो मैंने आपको UCC के बारे में बताया, अभी CAA के बारे में बताया, उसको भी ध्यान में रखिएगा कि इस चीज़ के आधार पर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता था। 7वीं अनुसूची का विषय है ये, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें नागरिकता किस में आती है? केंद्र सूची में आती है। और उसके खिलाफ कानून बनाने का काम किसका है? तो केंद्र सरकार का है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है आपका, ये जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट आया है, लेकिन ये छोटा सा ही है। उसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल पर चल लेंगे। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चरम मौसमी घटनाओं के कारण 1970 से 2021 के बीच मानव संसाधन और अर्थव्यवस्था के नुकसान पर एक वैश्विक रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण विगत 5 दशकों में आए 12,000 प्राकृतिक आपदाओं 20 लाख लोगों की जानें चली गई हैं। ये किसने बोला है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 1970 से 2021 के बीच में कौन कौन से मौसमी घटनाएँ हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ मानव संसाधन और अर्थव्यवस्था के नुकसान पर एक रिपोर्ट जारी किया है विश्व मौसम संगठन ने। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन
WMO ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, इसको ध्यान में रखिएगा। और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, 4.3 खरब डॉलर का वैश्विक अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ है, इसको ध्यान रखिए। ये रिपोर्ट किसने जारी किया है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग बिहार पर स्पेशल पर चलते हैं। PT फैक्ट जिनको याद करना था 9 या 49, अब वो थोड़ा सा सावधान हो जाएं। एक एक स्टेशन में आज नोट करवाऊंगा आपको, एक एक स्टेशन आप नोट कीजिएगा, डिटेल में नोट कर लीजिएगा, जिससे कहीं भी कोई चीज़ छूटे ना। क्या पता 49 इसमें स्टेशन में से किसी एक का नाम देगा, पूछ ले, है ना। बिहार के 49 रेलवे स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास, प्रधानमंत्री ने किया है शिलान्यास। ठीक है भाई, 6 अगस्त 2023 को। पहला तो यही ध्यान में रखिएगा, डेट ही पूछ लेगा। नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन, प्रधानमंत्री महोदय ने अमृत भारत स्टेशन के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इसमें बिहार के 49 रेलवे स्टेशन शामिल हैं, 49 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। पिछली बार जो मैंने मिस्टेक किया था फैक्ट में, उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, 49 रेलवे स्टेशन शामिल है, 49। ओके। गौरतलब है कि इस महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन चरण के प्रथम चरण बिहार के कुल 49 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। दरभंगा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 2 स्टेशन हैं। कौन कौन से हैं भाई? दरभंगा संसदीय क्षेत्र है, जिला नहीं है। एक संसदीय क्षेत्र में एक से अधिक जिला के जो क्षेत्र हैं वो आ सकते हैं। जिला का सीमा अलग होता है, संसदीय क्षेत्र का सीमा अलग होता है। दरभंगा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 2 स्टेशन है, दरभंगा व सक्रिय स्टेशन है। योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। दरभंगा रेलवे स्टेशन को 340 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। सक्रिय स्टेशन को 18.9 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित किया जाएगा। सक्रिय स्टेशन है, घर के समीप है, मेरे घर के समीप सबसे यही स्टेशन पड़ता है। और दरभंगा रेलवे स्टेशन है, इसको भी डेवलप किया जाएगा। ओके। इस योजना के अंतर्गत स्टेशन के पश्चिम दिशा में G+5 अर्थात 6 मंजिला भवन का निर्माण किया जाएगा। वहीं पूर्वी दिशा में G+2 अर्थात 3 मंजिला भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध होंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 1275, इस आंकड़े को भी ध्यान में रखिएगा, 1275 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। कटिहार बरौनी रेलखंड का नवगछिया रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प होगा। पहले चरण के रेलवे स्टेशन में भागलपुर का नवगछिया, पीरपैंती, कहलगांव, सुल्तानगंज भी शामिल है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन को डेवलप करना ही चाहिए था, बहुत सारे यात्री यहाँ से जल भरते हैं देवघर जाने के लिए। उल्लेखनीय है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए जाने वाले इन स्टेशनों पर वाइड कॉन्कोर्स मतलब चौड़ा सा जगह होगा रहने के लिए, फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट, एस्केलेटर, वेटिंग रूम, वाणिज्यिक क्षेत्र, रिटेल काउंटर आदि जैसे आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मतलब कि जो आप चाहेंगे सब कुछ मिलेगा। बस ट्रेन का टिकट के लिए आपको वेटिंग लाइन में लगना पड़ेगा, और वो आपको ट्रेन का टिकट नहीं मिलेगा, तत्काल लेना पड़ेगा या फिर वेटिंग में बैठकर जाएंगे। उसकी सुविधा डेवलप करने पर सरकार का ध्यान अभी कम है। ठीक है, देखिए किसी एक चीज़ पर तो काम करें। स्टेशन पहले वर्ल्ड क्लास हो जाएगा, फिर पटरियाँ भी बीत जाएंगी, फिर रेल भी एक दिन अच्छा हो जाएगा। सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। योजना में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की परिकल्पना की है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि रेल से बस, बस से कोई और सवारी, मल्टी मॉडल इसी कहा जाता है। अन्य छोटे स्टेशनों पर भी यात्री सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा। उन्हें चौड़ा FOB, अग्रभाग सुधार, प्रतीक्षा क्षेत्र, लिफ्ट, एस्केलेटर आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। बिहार के इन स्टेशनों का हुआ कायाकल्प। ये रहे 49 स्टेशन। अब याद कीजिए इनको: अनुग्रह नारायण रोड औरंगाबाद, लखमीनिया, सलौना बेगूसराय, कहलगांव, नवगछिया, पीरपैंती, सुल्तानगंज, आरा, बिहिया, डुमराव, रघुनाथपुर, दरभंगा जंक्शन, गया जंक्शन, पहाड़पुर, गया, जमुई, सिमलतला। बाकी बहुत सारे स्टेशन हैं, अपने अपने स्टेशन के नाम देख लीजिए इनसे कौन कौन सा है। और आज का लेक्चर यहीं तक था, 42 मिनट का। कहीं पर कुछ त्रुटि हुई हो तो उसके लिए थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। बहुत सारा कुछ पढ़ाना होता है तो कहीं कहीं पर त्रुटि हो जाती है। वीडियो में एडिट नहीं करता हूँ, जो रिकॉर्ड करता हूँ उसको डाल देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।